हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक शानदार स्कीम के बारे में। आज हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में। एनएससी का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए, अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या कोई मकान बनाने के लिए अगले 5 साल के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की ये एनएससी स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आपको अगले 5 साल में 55 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और वो विद प्रूफ हम आगे कैलकुलेट भी करके देखने वाले हैं कैलकुलेटर का यूज करके कि इस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करके कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्कीम में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो 100% सुरक्षित है। भारत सरकार की तरफ से उस पैसे की आपको गारंटी मिलती है, यानी कि आपको आपका पैसा ब्याज के साथ 100% वापस जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में होता है रिटर्न की गारंटी नहीं होती, यहाँ पे आपको रिटर्न की 100% गारंटी मिलती है। और यहां तक कि इस स्कीम में इन्वेस्ट किया गया पैसा किसी भी बैंक में एफडी में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे भी ज्यादा सुरक्षित होता है। और इस स्कीम को मैं सबसे बेस्ट स्कीम इसलिए भी बोल रहा हूं कि पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट अभी आई है उस इंटरेस्ट रेट ब्याज दर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस की कोई भी 5 साल की स्कीम हम ले लें, उन सबसे ज्यादा ब्याज हमें पोस्ट ऑफिस की इस एनएससी स्कीम में मिल रहा है। और इसके साथ साथ इस एनएससी स्कीम के और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो और स्कीम में हमें देखने को नहीं मिलते, जो हम आगे एक एक करके देखने भी वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि ये एक 5 साल की स्कीम है, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में और भी 5 साल की स्कीम है, जैसे MIS स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम, और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी। तो हम इस पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में क्यों इन्वेस्ट करें? हम पोस्ट ऑफिस की MIS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम MIS स्कीम और 5 साल की एफडी स्कीम से कैसे बेहतर है, और उसके बाद हम इसके और बेनिफिट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। और इस स्कीम के बारे में हम इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं, कोई भी ऐसा रूल नहीं छोड़ेंगे जो इस स्कीम के बारे में हमें ना पता हो। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो ये एनएससी स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी से कैसे अलग है। तो अगर हम बात करें जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है ये 5 तरीके से इन दोनों स्कीमों से अलग है। यहाँ पे हम पूरे 5 पॉइंट ऐसे देखेंगे जिसमें ये इन दोनों स्कीमों से अलग है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। देखिए, जो ब्याज दर है फिलहाल पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की वो 7.4% है, वहीं 5 साल की एफडी की जो ब्याज दर है वो 7.5% है, और जो एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे इन दोनों स्कीमों से हमें ज़्यादा इस स्कीम में ब्याज मिलेगा। देखिए, ये तो अभी है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा, लेकिन पिछली बार क्या था कि इस पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट भी 7% थी और एनएससी स्कीम की भी इंटरेस्ट रेट 7% थी, फिर भी एनएससी स्कीम हमें ज़्यादा ब्याज दे रही थी। वो कैसे दे रही थी अगले पॉइंट से समझते हैं। देखिए, ये जो तीनों स्कीम है इन तीनों स्कीमों से सिर्फ एनएससी स्कीम ही ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एनुअली चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, यानी कि जो हमारा ब्याज है 1 साल के बाद जो टोटल ब्याज हो गया उस पे हमें ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम पे ही मिलता है। वहीं जो हमारी ये दोनों स्कीम है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी, इसका जो ब्याज होता है ये हमें वापस मिल जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है इसका तो हमें जो ब्याज है वो मंथली मिल जाता है, हर महीने हमें ये ब्याज मिल जाता है। वहीं जो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी है इसका हमें जो ब्याज है वो ईयरली मिलता है, यानी कि जो हमारा टोटल ब्याज 1 साल में होता है 5 साल की एफडी में वो हमें वापस मिल जाता है। उसका हम चाहे कुछ करें, कुछ को खर्च करें या उसको री इन्वेस्ट करें, वो हम पे डिपेंड होता है। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है उसमें जो हमें ब्याज है वो हमें वापस नहीं मिलता, वो हमारा ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के पास ही पड़ा रहता है। तो इस वजह से हमें इस ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिल जाता है। तो इस वजह से आप खुद देखिए, अगर इस ब्याज के ऊपर 7.7% के हिसाब से और ब्याज लगेगा तो हमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो एक बेनिफिट हमारा ये है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करने का। उससे अगला बेनिफिट अगर हम देखें, पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है इसको हम कहीं भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते, किसी दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर नहीं करवा सकते। 5 साल की एफडी को भी हम ट्रांसफर नहीं करवा सकते। वहीं जो एनएससी स्कीम है इसको हम किसी दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस में जो हमारी MIS स्कीम है उस पर हमें कोई लोन नहीं मिल सकता, 5 साल की जो एफडी है उस पर भी लोन नहीं मिल सकता। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है, तो अगर हमें लोन चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की जो हमारी एनएससी स्कीम है इसका यूज करके हम लोन ले सकते हैं
वो हम आगे अब सारा प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे हमें लोन मिलेगा, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो जो हमारी MIS स्कीम है उस पर हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि जो हमारा ब्याज आएगा MIS स्कीम पे उस पर भी टैक्स लगेगा। और उसके साथ साथ जो हमें 80C जो टैक्स की धारा होती है 80C, उसके अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, वो बेनिफिट भी हमें नहीं मिलेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में। लेकिन FD स्कीम में हमें वो 1.5 लाख रुपए का जो छूट होती है, डिडक्शन होती है 80C के अंडर, वो 5 साल की FD में मिलती है। और NSC स्कीम में भी हमें NSC स्कीम में भी वो हमें रिबेट मिलती है जो 1.5 लाख रुपए तक की होती है टैक्स में। तो आपने खुद देखा कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने का हमें कितना ज़्यादा फायदा है। इसलिए अगर आप पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इस स्कीम में एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में होता है कि आपको हर महीना पैसा इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे आपको जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको एक साथ ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपने मान लीजिए जितना पैसा भी इन्वेस्ट किया उस पर आपको 7.7% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और आपका जितना भी ब्याज होगा 1 साल के बाद ये आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था ये ब्याज इसमें जुड़ जाएगा और अगली साल आपका इस टोटल पे ब्याज लगेगा, यानी आपके ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा और आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी आपको इस स्कीम में चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर इस स्कीम में कोई खाता खुलवाना चाहता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है। देखिए इस स्कीम में कोई भी भारत का नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है, इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि वो खुलवा सकता है वो नहीं, कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो 18 साल से ऊपर का हो या कम का हो। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये हो जाएगा, अगर कोई बंदा 18 साल से ऊपर का है तो वो अपने नाम से वो खाता खुलवा सकता है, अगर वो 18 साल से कम का है तो वो उस केस में अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन उसके माता पिता उस अकाउंट को चलाएंगे। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी अकाउंट है वो 2 टाइप से अकाउंट खुलते हैं, या तो कोई सिंगल बंदा यानी मैं अकेला ही अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, या मैं चाहूँ तो किसी के साथ मिलकर भी अकाउंट खुलवा सकता हूँ, उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। तो ये अकाउंट भी हम अकेले भी खुलवा सकते हैं या किसी के साथ मिलकर, यानी कि जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप ये अकाउंट जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 2 टाइप के जॉइंट अकाउंट होते हैं। पहले होता है जॉइंट A अकाउंट, दूसरा होता है हमारा जॉइंट B अकाउंट। देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए आपने जॉइंट A अकाउंट खुलवा लिया, मान लीजिए आपने किसी के साथ मिलकर ये अकाउंट खुलवा लिया, आपने 2 लोगों ने जॉइंट A अकाउंट खुलवाया, तो जब भी पैसा निकलवाने की बात आएगी तो आपके दोनों के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, यानी आपके दोनों की प्रेजेंस होनी जरूरी है, तभी पैसे निकल सकते हैं। अगर आपने खुलवा लिया जॉइंट B अकाउंट, उस केस में क्या होगा, कोई एक बंदा भी पैसे निकलवा सकता है या उस अकाउंट में कोई भी चेंज करवा सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको जॉइंट A अकाउंट खुलवाना है या जॉइंट B अकाउंट खुलवाना है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खुलवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मान लीजिए आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ आपके 2 कोई भी फोटोग्राफ और 2 आपके आइडेंटिटी प्रूफ, वो कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको लेके जाना है और कम से कम 1000 रुपये आपको लेके जाने हैं। यानी कि अगर आप NSC स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने रुपए आपके पास है वो मैक्सिमम रुपए आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हो। इसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते हो, तो आपको पूरी छूट दी गई है कि आप जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हो और जितने चाहे उतने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जितना भी पैसा आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि उस पर आपको इनकम टैक्स की 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट मिलेगी, यानी आपका 1.5 लाख रुपए का जो पैसा है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलता है पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में। आइए जानते हैं, मान लीजिए हमने ये अकाउंट खुलवा लिया और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक खाता बीच में ही बंद करवाना पड़े, तो क्या उस केस में ये खाता बंद हो सकता है, नहीं हो सकता? आइए जानते हैं। देखिए जो पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम है इसकी एक छोटी सी कमी यही है कि इस स्कीम को हम प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते, यानी इसको हम बीच में बंद नहीं करवा सकते। कुछ एक स्पेशल केसेज ही हैं जिसमें हम इसमें बीच में बंद करवा सकते हैं। आइए जानते हैं किस किस केस में हम इसको बीच में बंद करवा सकते हैं।
तो सबसे पहले तो जिसने अकाउंट खुलवाया है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट बंद हो सकता है, या किसी ने मिलकर यानी जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है, मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, उनमें से किसी एक की भी अगर डेथ हो जाती है, किसी एक की डेथ हो जाती है या फिर तीनों की हो जाती है, तो उस केस में भी ये अकाउंट बंद हो सकता है। भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन उस केस में ये अकाउंट बंद हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई कोर्ट ऑर्डर कर दे कि ये अकाउंट आपका है, वो कोर्ट चाहती है कि इसको बंद किया जाए, अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे तो उस केस में भी आपका ये अकाउंट बंद हो सकता है। और तीसरा तरीका इस अकाउंट को बंद करवाने का वो ये है कि अगर आपने ये कहीं पे प्लेज कर रखा है, जो हम आगे अब डिस्कस करेंगे आखिर ये प्लेज क्या होता है, कैसे होता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्लेज का मतलब कि गिरवी कहीं पे आपने ये रख रखा है तो उस केस में भी ये बंद हो सकता है, जो हम आगे जानने वाले हैं कि ये कैसे प्लेज रखा जाता है और क्यों प्लेज रखा जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस स्कीम पे आप लोन भी ले सकते हो, तो वो लोन लेने का प्रोसीजर यही है। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर कम है और आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में मान लीजिए आपने एनएससी अकाउंट अगर खुलवा रखा है तो आप बैंक को बोल सकते हो कि मेरा पोस्ट ऑफिस में एक एनएससी अकाउंट है, आप उसके बेस पर मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, आपको लोन दे देगा जितनी अमाउंट के आप लोन चाह रहे होगे। आपको उस केस में आपका ये जो एनएससी अकाउंट है ये बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा, यानी बैंक के अगर आपने पैसा नहीं लौटाया तो उस केस में बैंक ये एनएससी अकाउंट को क्लोज करवा के अपने जितने पैसे आपको लोन के रूप में उसने देख रखे हैं वो अपने रिकवर कर लेगा। तो इसीलिए आप एनएससी स्कीम का जो यूज कर सकते हो वो लोन लेने के लिए कर सकते हो, और इसी को हम प्लेज करना बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो गिरवी है हम किसी भी नॉर्मल इंसान के पास गिरवी रख देंगे, कुछ स्पेसिफिक ऐसी जगह है जिसके पास आप ये प्लेज या गिरवी रख सकते हो। वो क्या क्या है, देखिए, अगर आप इसको प्लेज रखना चाहते हो यानी गिरवी रखना चाहते हो, आप तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को ये रख सकते हो, गवर्नर को रख सकते हो, आरबीआई को रख सकते हो, शेड्यूल बैंक्स जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनके पास आप ये गिरवी रख सकते हो, कॉर्पोरेट सोसाइटीज है उनके पास आप ये गिरवी रख सकते हो, जो कोऑपरेटिव हमारे बैंक्स होते हैं उनके पास आप इसको प्लेज करवा सकते हो। इसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है या प्राइवेट कंपनीज है उनके पास भी आपको इनको गिरवी रख सकते हो, और उसके केस में आप इसके बदले में पैसे ले सकते हो। और जितनी भी हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनके पास भी गिरवी रख के आप इसके बदले एनएससी स्कीम के बदले लोन ले सकते हो। तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि ये अकाउंट हम बीच में बंद नहीं करवा सकते, इसीलिए ये फैसिलिटी दी गई है कि आप इसको प्लेज करवा के इसके बदले लोन ले लीजिए, और अगर आप वो लोन भर देते हो तो ये एनएससी अकाउंट दोबारा से आपके पास आ जाएगा। अगर आप वो लोन नहीं भरते हो तो जिसके पास भी आपने गिरवी रखा है तो वो पोस्ट ऑफिस के पास आएगा और आपका अकाउंट बंद करवा के तो अपने जो लोन के पैसे हैं वो रिकवर कर लेगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस पे हमें लोन भी मिलता है, इस अकाउंट को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस किस कंडीशन में हम ये जो हमारा अकाउंट है एनएससी का अकाउंट ये दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस का जो एनएससी अकाउंट है ऐसे नॉर्मल कंडीशन में किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये कुछ एक कंडीशन है जिसमें ये ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, मान लीजिए किसी ने मिलकर ये अकाउंट खुलवा रखा है, तो उस केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है जिसकी डेथ हुई है उस नॉमिनी को ये ट्रांसफर हो सकता है, या फिर कोर्ट ये कह दे कि भाई इसके जो वंशज हैं ये इनके वंशज हैं, तो जितने भी उसके वंशज हैं उनको ये ट्रांसफर हो सकता है। वो उस बेस पे अपना इस खाते को आगे चला सकते हैं किसी की डेथ के केस में। इसके अलावा किसी ने अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है तो जॉइंट अकाउंट, मान लीजिए दो ने मिलकर ये जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, एक की डेथ हो जाती है तो इस एनएससी अकाउंट को हम उस दूसरे को पूरी की पूरी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी हमें इसमें मिलती है। या फिर जब अगर इसको हम किसी के पास गिरवी यानी प्लेज रखते हैं तो उस केस में भी पोस्ट ऑफिस, अगर आप पैसा नहीं भरते हो तो ये पोस्ट ऑफिस ये जो आपका अकाउंट है जिससे भी आपने लोन लिया है उसको ट्रांसफर कर सकता है, उसके नाम पे ये एनएससी कर सकता है। तो इन केस में ये एनएससी जो हमारी है ये ट्रांसफर हो सकती है। आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं, और उसके बाद हम इनको कंपेयर करके भी देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी है और पोस्ट ऑफिस की एक एमआईएस प्लस आरडी प्लान है, उनसे कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है या कम मिल रहा है, सारी चीज़ हम कंपेयर करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी कैलकुलेशन शीट पे।
ये हमारा पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम का कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एनएससी स्कीम में कितने रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद। यहाँ पे हम कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं हम पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में, तो वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करने पर 44,903 रुपए मिल रहे हैं। और जो टोटल अमाउंट हमारी 5 साल के बाद हो जाएगी वो हो जाएगी 1,44,903 रुपए। और जैसे कि हमें देख रहे हो, अगर वही अमाउंट हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते तो हमें मिल रहे होते 1,38,567 रुपए। और अगर हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में वो इन्वेस्ट करते तो हमें मिल रहे होते 1,37,020 रुपए। तो आप क्लियर देख रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया था, इन स्कीम से भी ज्यादा आपको इस स्कीम में ब्याज मिलता है। तो टोटल अमाउंट आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रही है हमें 1,44,903 रुपए। आइए अब जानते हैं, अगर 1 लाख की जगह हम 5 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलते हैं। यहाँ पे 1 लाख की जगह हम एंटर करते हैं 5 लाख, और जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर 5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 5,24,516 रुपए 5 साल के बाद। 7.7 की इसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल चल रही है। अगर वही अमाउंट हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिल रहे होते 6,92,839 रुपए। और पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में हमें ये मिल रहे होते 6,84,930 रुपए। वहीं यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 7,24,516 रुपए। तो आप खुद देख सकते हो कि एनएससी स्कीम में कितने ज्यादा मिल रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर इस स्कीम में हम 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो हमें कितने रुपए मिल रहे होते। तो यहाँ पे 5 की जगह हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल रुपए हमें मिलते स्कीम से वो मिलते 14,49,033 रुपए। और अगर 5 साल की स्कीम में ही ये पैसे इन्वेस्ट करते तो ये हमें मिलते 5 साल की एफडी में हमें मिलते 13,85,678 रुपए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें 13 लाख रुपए मिल रहे हैं और यहाँ पे 14 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो हमें क्लियर यहाँ पे फायदा हो रहा है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में। और पोस्ट ऑफिस की जो हमारी एमआई स्कीम है वो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि एमआई स्कीम में सिंगल पर्सन 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे हमने 10 लाख लिए इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही। वो आगे हम कैलकुलेशन शीट पे भी आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि तीनों स्कीमों को जब कंपेयर करेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगर हम इसमें 10 लाख की जगह यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, अगर 40 लाख रुपए हम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 5 साल के बाद वो मिलेगी 57,96,135 रुपए। वहीं हमें 5 साल की एफडी में मिल रही है 55,42,713 रुपए। तो आप क्लियर देख रहे हो कि यहाँ पे हमें ज्यादा मिल रही है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम और 5 साल की एफडी और पोस्ट ऑफिस की एनएससी और एमआईएस प्लस आरडी स्कीम, चारों को कैलकुलेट करके देखते हैं और कंपेयर करके देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कैलकुलेशन शीट है और यहाँ पे हमने 15 लाख रुपए लिया है। मान लीजिए हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन चारों स्कीमों में, तो हमें किस में ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। और 15 लाख हमने इसलिए लिया क्योंकि एमआईएस जो स्कीम है उसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस जो स्कीम है उसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल ब्याज हमें मिलता है, वो मिलता है 5,55,000, यानी टोटल अमाउंट जो मिलेगी हमें 5 साल के बाद वो मिलेगी 20,55,000 रुपए। वहीं 15 लाख रुपए हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 5,78,517 रुपए, यानी जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगी वो मिलेगी 20,78,517 रुपए। और वही 15 लाख रुपए अगर हम पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा 5 साल में वो मिलेगा हमें 6,73,550 रुपए। और जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 21,73,550 रुपए। और वहीं अगर हम 15 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की एमआईएस प्लस आरडी स्कीम, देखिए एमआईएस प्लस आरडी स्कीम क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम उसमें हर साल हर महीना हमें ब्याज मिलता है। अगर उस हर महीने मिलने वाले ब्याज को हम आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो उस हिसाब से अगर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हमें ब्याज मिलेगा 5 साल में वो मिलेगा 6,60,133 रुपए, यानी कि जो टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 21,60,133 रुपए। तो यहाँ पे क्लियर आप देख रहे हो, जो सबसे ज्यादा ब्याज हमें मिल रहा है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में मिल रहा है। उसके बाद हमें जो मिल रहा है वो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस प्लस आरडी स्कीम में मिल रहा है। उसके बाद जो हमें ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 5 साल की एफडी में मिल रहा है। उसके बाद जो हमें ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में। तो ये हमने सारा कंपेयर करके देखा, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।